देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आंधी शुरू हुई थी साहित्यकारों के साथ जिन्होंने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए, लेकिन ये आंधी अब तूफान जैसी नजर आने लगी है। फिल्म बनाने वाले अपने नेशनल अवार्ड लौटा रहे हैं, वैज्ञानिक और इतिहासकार भी विरोध पर आ गए हैं। अब सवाल है कि बुद्धिजीवियों को किस बात पर ऐतराज है। उनका कहना है कि उन्हें तमाम घटनाओं पर ऐतराज है जो समाज में बढ़ती असहिष्णुता या इंटॉलरेंस को दर्शाती है। फिर वो दादरी में अखलाक की हत्या हो या कर्नाटक में रैशनलिस्ट कलबुर्गी की हत्या, वो कानून व्यवस्था से ज्यादा इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि ऐसे तत्वों को रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। सरकार, बीजेपी और उनके समर्थक कहते हैं कि बुद्धिजीवी दूसरी पार्टियों के मोहरे हैं, ये विपक्ष की चाल है। लेकिन हमें तो इस पूरी बहस में विपक्ष गायब सी नजर आती है। क्या कमजोर विपक्ष की जगह अब सिविल सोसाइटी ने ले ली है? और अगर इनके देखने के नजरिए में बायस ही है तो क्या सरकार इसे अनसुना कर सकती है? इस खास चर्चा में हम ये सारे सवाल उठा रहे हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने वाले वैज्ञानिक पीएम भार्गव, नेशनल पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकार आनंद पटवर्धन, वरिष्ठ पत्रकार रतन शारदा और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। आनंद पटवर्धन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अब क्यों और किस बात पर एग्जैक्टली आपको ऐतराज है, क्योंकि इतनी सारी घटनाओं को आप लोगों ने गिनाया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें ऐसा क्या है जो पहले नहीं हुआ है। जी हाँ, एक तो एक ऐसी बात है कि किसी भी वक्त हमने अगर अवार्ड वापस दिए होते किसी भी सरकार को, तो ये सवाल तब भी पूछा जा सकता था कि आपने इससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है कि हमारे देश में कई तरह के अत्याचार होते आए हैं, मगर जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो अत्याचार अब अपनी चरम सीमा पे है और अत्याचार के साथ जो नफरत हमारे देश में फैलाई जा रही है और पोलराइजेशन जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। ये इसको पटवर्धन जी थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े स्टेटमेंट्स किए हैं। आप और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसका जवाब होगा कि हमने अभी क्यों किया। तो जब से एफटीआई में स्टूडेंट स्ट्राइक पे गए तब से हम उम्मीद करते थे कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उनके साथ समझौता करेगी और स्टूडेंट्स वापस अपने क्लास में लौटेंगे। और अब ये बात हो गई है, आज कल ही स्टूडेंट्स वापस क्लास में लौट गए, मगर उनके कोई भी डिमांड्स की सुनवाई नहीं हुई। और वो जो चाह रहे थे कि उनके ऊपर जो लादे गए हैं, जो एक ही रंग के लोग लादे गए हैं और जो क्वालिफाइड नहीं है इस तरह के लोग, वो नहीं चाहते थे, तो इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। नहीं, ठीक है। मेरा हमें अपील की थी कि ठीक है, आप सुन लीजिए जी। स्टूडेंट्स ने हमें अपील की थी कि हम अपना स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग हमारी बात को आगे चलाएं। ओके, आनंद पटवर्धन जी, आपने अपना तर्क बताया और एक पॉइंट के बाद ये कहना कि अभी क्यों, आपने अभी तय किया है तो अब इसके बारे में डिबेट करें। चलिए यहाँ पर वो बात को खत्म करते हैं। लेकिन आपने जो 2-3 बातें कही कि नफरत फैल रही है सोसाइटी में, पोलराइजेशन बहुत हो रहा है, अब इसके लिए क्या ऐसा कुछ ठोस है आपके पास बताने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ है? और हमारे साथ अब भार्गव साहब भी जुड़े हैं जो वैज्ञानिक हैं और उनको भी मैं सवाल में जोड़ना चाहती हूँ। साइंस में भार्गव साहब हमेशा एम्पेरिकल एविडेंस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ऐसे कोई क्या तथ्य हैं या कोई स्टडी है या कोई फैक्ट्स हैं जो आपको बता रहे कि आज इतनी नफरत फैल गई है जो पहले नहीं थी? नहीं, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है बताने का। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही मेरा मूल सवाल है कि क्यों कह रहे हैं और अब क्यों कह रहे हैं? मैं समझ में नहीं आया आपका सवाल कि अब क्यों विरोध हो रहा है सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से जो पहले नहीं हुआ।
अब ऐसा क्या बदला है या फिजा इतनी खराब क्यों हुई है आपके मुताबिक कि अब आप अपने अवार्ड वापस देने का फैसला कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो सिचुएशन अब है वो पहले नहीं थी। अब नदी जाती है, धीरे धीरे जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है यहाँ पर एक वाटरफॉल बच जाता है। तो सोशल इश्यूज में भी ऐसा ही होता है। अब शुरू में लगता नहीं है कि कुछ गलतियां हो रही हैं गवर्नमेंट से। जी, हम भार्गव साहब से फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और संबित पात्रा और रतन शारदा के पास आने के पहले आनंद पटवर्धन जी, बस एक और मैं आपसे पॉइंट पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर जो सारी डिस्कशन या डिबेट इस पर हुई है, इसमें एक बात बार बार निकल कर आ रही है कि आप कहते हैं आप किसी पार्टी से नहीं हैं और आपने दूसरी पार्टियों के सरकार के समय भी विरोध किया है, लेकिन आप कम से कम इतना मानेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल सामने आए हैं उनकी एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है और इस थिंकिंग का असर कहीं ना कहीं दिखता है। आप उसको बायस कहे या देखने का नजरिया कहे, वो हर इवेंट को एक तरह से देखेगा, उतना तो आप मानेंगे? मैं मानूंगा कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें दी और पूरा आयुष्य गंवाया, वो लोग किस लिए लड़ रहे थे ये जानते हैं। तो हमें लगता है कि हम सबको अगर आप लेफ्टिस्ट ब्रांड करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं जो समझते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या जिन्होंने की वो आज सत्ता में राज्य कर रहे हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो हमें समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है। ओके। यानी कि एक ही विचारधारा को लेके जो बातें हो रही हैं, तो इससे हमें यानी ये नहीं है कि हमने इनको चांस नहीं दिया। आप पूछते हैं कि हमने आज क्यों अवार्ड्स वापस नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। आपने इसका जवाब दिया पटवर्धन जी, और मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि रतन शारदा जी, आप मानेंगे कि एक लिमिट के बाद ये सवाल कि अब क्यों उन्होंने अब डिसाइड कर दिया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसाइड कर दिया, लेट्स मूव ऑन। अगर ये माने कि ये विचारों का संघर्ष है कहीं ना कहीं, तो इस संघर्ष में एक सरकार की क्या रिएक्शन होनी चाहिए? क्या ये रिएक्शन होनी चाहिए कि जो भी कह रहे हैं हम गलत हैं वो सब विपक्ष के मोहरे हैं, या उनका कोई अल्टीरियर मोटिव है? क्या उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए, बिल्कुल। अभी मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। आनंद पटवर्धन जी ने अपने विचारधारा को बड़ा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की हत्या करने वाले सत्ता पर बैठे हैं, उनको पता इस तरह के वाक्य कहने वाले लोगों पर केस हो चुके हैं, वो हार चुके हैं, अदालत से भागते रहे। अर्जुन सिंह तो भागते भागते स्वर्गवासी हो गए, अभी राहुल जी भी इसको भुगत रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य के कृपया उपयोग ना करें, इससे आपकी बौद्धिक दिवालियापन नजर आता है। आगे मैं बढ़ूं तो इन्होंने, अभी मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि इन्होंने स्टूडेंट्स के कारण वापस किया, एफटीआई के स्टूडेंट्स के कारण, या इन्होंने इंटॉलरेंस के कारण किया। इंटॉलरेंस ये है कि इनके स्टूडेंट चाहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे हमारा प्रिंसिपल कौन होगा, हमारा चेयरमैन कौन होगा। अगर वो नहीं मानेगी सरकार तो इनके हिसाब से इंटॉलरेंस है, और इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया फिर उसने 10 चीजें और जोड़ दी। इनका विचारधारा स्पष्ट है। बापू के आनंद जी अभी बीच में आसाराम को कहाँ ले आए? आप अपनी बात करिए ना। आसाराम कहाँ से बीच में आ गया? आसाराम क्या? आसाराम गवर्नमेंट का पार्ट है? क्या है आपका? यही वैचारिक कंफ्यूजन जो है ना, आपको यहाँ लाके खड़ा कर रहा है। एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए आनंद जी। आपको याद होगा कि आपने इलेक्शन के पहले कहा था अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। आज वही बात कर रहे हैं। इन्होंने तब कहा था, इनके एक साथी ने कहा था कि अगर मोदी जीत, तो इस तरह की विचारधारा, मेरा ये कहना है कि इनका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्लियर है। इनको मोदी के राज्य के अंदर दुनिया भर की खराबियां दिखानी है विश्व को, उसके लिए किया। इनको स्पष्ट करना चाहिए इनका पॉलिटिकल मोटिव है या इनका स्टूडेंट को सपोर्ट है। जिस तरह के कंफ्यूज पिक्चरें बनाते हैं उस तरह कंफ्यूज बातें कर रहे हैं। ओके, एक मिनट, संबित पात्रा आप स्पष्ट रहे वक्तव्य के बारे में। संबित पात्रा, आप भार्गव जी के बारे में कहना चाहूंगा, एक बहुत जरूरी बात है। भार्गव जी ने, शायद आपको पता होगा कि एक न्यूक्लियर साइंस के अंदर काम करने वाले, क्रायोजेनिक इंजीनियर काम करने वाले कम से कम 15 से 16 वैज्ञानिक पिछले सालों में मर गए।
पुन्नू नारायण जी जैसे एक अच्छे वैज्ञानिक, उनके ऊपर झूठा केस बनाया गया, 15 साल तक उनका रिसर्च पीछे चला गया। सुनिए जी, किसी ने कुछ कहा उसके बारे में, किसी ने कुछ लिया उसके बारे में, ये कैसी इनकी विचारधारा है? एक पॉइंट के बाद ये जो आर्ग्यूमेंट है कि तब नहीं कहा, अब मैंने कहा ही नहीं उसमें नहीं, वही मैं ही उससे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इनकी विचारधारा स्पष्ट कर रहा हूँ। ये क्यों ये कह रहे हैं मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जिसका इंटॉलरेंस और कुछ नहीं लेना। सबसे बड़े इंटॉलरेंट ये लेफ्टिस्ट लोग हैं। इन्होंने किसी भी एकेडमिक जगत में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को सत्ता पे, उनको कहीं भी सीट लेने नहीं दी, उनको अध्यापक बनने नहीं दिया। एक आईसीएचआर का अध्यक्ष बनता है, उसको इसलिए आप गालियां देते हैं कि संघ विचारधारा है। संघ का विचारधारा में कोई पाप है? नहीं तो एक अच्छा इतिहासकार है, दो चीजें एक पुरातत्व विशेषज्ञ का आप उसको संघ का ठप्पा लगा देते हैं, तो इनको ठप्पा लगाना इनका काम है। नहीं संबित पात्रा जी, यहाँ पर ये जो मैं कह रही हूँ कि इस आर्गुमेंट से आगे बढ़े, क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद इसमें कोई दम नहीं कि आज क्यों किया, उनकी मर्जी है, आज उनको कुछ बुरा लगा, आज उन्होंने कहा। आप कह सकते हैं कि ये इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है और इस समय की सरकार की आइडियोलॉजी से अलग है। और कहना चाहूंगा संबित जी के पहले एक वाक्य, ये जो वैचारिक संघर्ष है ये उन लोगों में है जो मानते हैं कि भारत 5000 से अधिक पुराना एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, और ऐसे लोग जिनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 में भारत पैदा हुआ, और ये आइडिया ऑफ इंडिया, दिस संघर्ष बिटवीन आइडिया ऑफ इंडिया एंड आइडिया ऑफ पीरियड बॉडी। आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि ये विचारों की संघर्ष है और ये मान ले इस बात को। नहीं, वो आई डोंट थिंक कोई डिनाई कर रहा है कि विचारों का संघर्ष है। मुझे नहीं लगता भार्गव जी या पटवर्धन जी इसको डिनाई कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्लियर हो गया। एकाधिकार समाप्त हो रहा है, इसकी पीड़ा है इन्हें। इनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी को या लेफ्ट पार्टियों को इतना मेरिट देते हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है इस वक्त कि वो इतने डिटेल में आपके खिलाफ एक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करें? क्या ये कहने जो ये लॉजिक है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट, मेरा बस इतना कहना, वो एक तरह से इनके क्रिटिसिज्म को प्रूव कर रहा है कि असहिष्णुता है। क्योंकि आपका रिस्पांस क्या रहा है कि जो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो सारे वामपंथी हैं, वो सारे राजनीतिक मोहरे हैं, वो सच में डिजर्विंग थे ही नहीं इन अवार्ड्स के, और ये सारा मैन्युफैक्चर्ड है। तो आप एक तरह से जो इनका क्रिटिसिज्म है इनटॉलरेंस का, उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ प्रूव इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और 24/7 मीडिया का जमाना है। सब कुछ दुनिया की जनता और हिंदुस्तान की जनता खास करके देख रही है, और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं तमन्ना जी, लोगों ने मन बना लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, फिल्म वर्ल्ड में थे, साहित्य जगत में थे, और अब तो मालूम पड़ रहा है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में भी थे, जो एक कवर में, एक शेल में बंद थे, जिनको पता नहीं था लोगों को कि इनका भी कोई विचारधारा होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ एन इमैच्योर एक्ट। बहुत लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब देखिए, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं, भार्गव साहब और पटवर्धन साहब तो बहुत बड़े हैं, और मैं अगर कुछ अन्यथा कहूंगा तो जनता कहेगी देखो ये कर्टसी फॉलो नहीं करता है। छोटी बात नहीं है, जो हस्तिनापुर से बंधा हुआ होता है ना, और नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं बहुत देर बाद डिबेट में आया हूँ, बिल्कुल मैं बहुत देर बाद डिबेट में आया हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या ये दूसरे के विचार सुनने की कर्टसी नहीं है? मैं बात तो रख लूं। जी जी, आप रख लीजिए, बिल्कुल। मैं पूरा कर लूं बात अपना। आई वॉन्ट टू बी कर्टियस टुवर्ड्स द ग्रेट पर्सनैलिटीज, मगर जो हस्तिनापुर से बंधे होते हैं ना, वो कितनी भी बड़े टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो पितामह भीष्म भी हो और द्रोणाचार्य भी हो, तो उनके ऊपर भी गांडीव, विचारों का गांडीव उठाना पड़ता है। क्योंकि ये कृष्ण ने कहा है कि वो कुछ साइड खड़े हैं, सत्य की तरफ खड़े हैं या असत्य की तरफ खड़े हैं। अगर असत्य की तरफ खड़े हैं और आप बहुत टैलेंटेड हैं तो माफ करिएगा, मैं नॉन कर्टियस तो कभी नहीं होऊंगा, मगर हम विचारों का गांडी उठाएंगे और उससे विचारों की लड़ाई जरूर होगी। आप देखिए, आप फिल्म फैटर्निटी से हैं पटवर्धन साहब, आप आज इंटॉलरेंस के विषय में बोल रहे हैं। जब सड़क पे गुलशन कुमार को गोली मारी जा रही थी, वो भाग रहा था आगे आगे, पीछे पीछे गोली मारी जा रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? एक दिन तो आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। नहीं, एक मिनट समझ, एक स्टेज के बाद ये तब कहां थे और अब कहां हैं, उस बात को आनंद पटवर्धन ने बता दिया, भार्गव जी को ने बता दिया। मैं कह रही हूं उस बात में एक लिमिट के बाद दम नहीं है, क्योंकि अगर आज भी उन्होंने डिसाइड किया, और क्योंकि बायस्ड है उन्होंने डिसाइड किया, और वामपंथी उनकी सोच है फिर भी डिसाइड किया, मैं कह रही हूं तब भी
सरकार का फर्ज है कि इनकी बात सुने और ना ही एक ब्रश लेकर सब पर आप कालिख पोत दे कि ये तो ऐसे ही हैं, कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा या तो उनमें बुद्धि नहीं है या उनकी मोटिवेशन कुछ है। ये मैं पॉइंट पर समझ रही हूं। प्रश्न कैसे सुने? आपने बात करने की कोशिश की टीवी पे आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, आपने बात करने की कोशिश की है, उन्होंने विचार किया, वो गए जाके मिले। मैं उसका उत्तर दे देता हूं। पटवर्धन जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? अगर सुन ले उन्होंने जाके मंचों पे डिक्लेयर किया, उन्होंने किसी ने सरकार को कांटेक्ट नहीं किया। फेयर पॉइंट, मैं उत्तर दे दूं जी संबित पात्रा, और फिर क्या मैं उत्तर दे दूं? दे दीजिए। मेरे को लगता है मुझसे पूछा गया जी। हाँ, नंबर वन अब देखिए, मैं 10 दिनों से ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, बड़े बड़े लेखकों के साथ, बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ। मुनव्वर राणा जी का फोटो अभी आपने दिखाया, उनके साथ मैं बैठा था। मैंने मुनव्वर राणा जी से पूछा कि आप बताइए किस कारण से आपने ये वापस किया है। 4 दिन 5 दिन तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एक लाइन में। दैट वॉल्यूम्स हैव बीन रिटन शोज हाउ लिटिल इज नोन। आपको इतना कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक कारण है जिसके कारण वापस किए हैं, वो एक कारण बताइए। इनमें से कोई भी जो बुद्धिजीवी है जिनका उनको बताने दीजिए। फिर पटवर्धन जी नहीं बता पा रहे हैं, एक कारण, जनरल टर्म्स की बात नहीं समझ में आ रही, किस पे बात करें? जी पटवर्धन जी, हमने बहुत सारे कारण बताए हैं। अगर आपको एक कारण सुनना है तो आज फिर से सुन लीजिए कि एक मंदिर में किसी पार्टी का बंदा आता है और पुजारी से कहता है कि आप अनाउंस कर दीजिए यहाँ कि एक आदमी के पास बीफ है घर में, और पूरा मॉब निकलता है वहां से। नहीं तो मंदिर के अंदर कटा हुआ गाय का सिर रखता है। एक मिनट, ये तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई ना। ये कैसे मालूम पड़ा? नहीं, एक मिनट। मेरा कहना है इन्होंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। ये पार्टी का बंदा आया कैसे मालूम? मुझे सवाल पूछने दीजिए। अच्छा आनंद पटवर्धन जी, लॉजिकली इसको, और भार्गव जी मैं आपका भी इसमें व्यू चाहूंगी। दादरी में एक घटना घटी है, वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है और उस पर सबने निंदा की है। तो अब कोई ठोस लिंक या ठोस कारण आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जब आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और इससे आगे कुछ आपको शायद ठोस बताना पड़ेगा कि मुझे फीलिंग है कि सब गड़बड़ हो रहा है। उससे आगे आपको कुछ सॉलिड पेश करना पड़ेगा ना, एक रीजन के रूप में। नहीं, रीजन बहुत सारे सॉलिड हैं, और अगर सॉलिड नहीं होते तो ये हमारे लिए कोई आसान चीज नहीं है। अवार्ड, नेशनल अवार्ड वापस करना आपको लगता होगा कि मजाक है, हमारे लिए मजाक नहीं है। ये बहुत ही, हमें गहरा दुख होता है अवार्ड वापस देने में, क्योंकि नेशनल अवार्ड की वैल्यू मेरे लिए बहुत, सबसे ऊंची वैल्यू नेशनल अवार्ड है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राइजेस भी हमें मिले हैं, मगर उससे ज्यादा मैं नेशनल अवार्ड को मानता हूं, इसलिए कि वो नेशनल अवार्ड तब दिए गए थे जब हमारे उस समय की सरकार जो भी थी या उस समय का जूरी जो भी था, वो हमारे जो संविधान में मूल्य वैल्यूज हैं उसका पालन करता था। तो आज हमें वो दिखाई नहीं देता है। आनंद पटवर्धन जी, आज जैसे रतन झारदा कह रहे हैं कि आपने क्या प्रधानमंत्री से या इस सरकार से इस बारे में बात करने की कोशिश की है? क्या वो बात करना चाहेंगे तो आप बात करेंगे? संबित पात्रा, आप बात करेंगे या पहले कह देंगे कि ये सब तो आम हेलो जी नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने अवार्ड कल वापस दिए, मगर इसके एक आप सुनिए पहले। एक महीने पहले 200 फिल्म मेकर्स जिनको नेशनल अवार्ड मिले हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को भी एफटीआई के बारे में। उसका जवाब नहीं आया। ओके, संबित जवाब दिए। जो भी हमने बातें कही, ये कौन सी आर्गुमेंट दे रहे हैं? नहीं, इनका व्यू है। पर एफटीआई कैन नॉट बी, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने की जिम्मेदारी फिल्म मेकर को एफटीआई से लगाना, मतलब कुछ भी कहेगा नहीं, इंस्टीट्यूट चलानी है, उसको छोड़ के आप इंटॉलरेंस पे लेके जाएंगे। ऐसा लॉजिक सर्च कर रहे हैं। इस पे बात है कि आपको अगर पसंद आए तो क्या कर सकते हैं? की बात नहीं है, मुझे आंसर देने। ये कैसी बात हुई? आप लॉजिक कहाँ जा रहा है? एक और कल को आप कह रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर कौन बनेगा, प्रिंसिपल कौन करेगा। आपने किया, मैंने क्या, किसने किया? वो बात नहीं है। उसको लेके आपके दिल में चुप गया कि आपके शिष्यों ने आपकी बात सुनी कि नहीं गई, इसके लिए मोदी को बोल देंगे। आप संबित पात्रा बोलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पर पॉइंट था कि इन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी 1 महीने पहले, उसका जवाब नहीं मिला। 1 महीने रुकने के बाद उन्होंने कहा हम अपने नेशनल अवार्ड वापस दे रहे हैं। आपका उत्तर संबित पात्रा। कौन कहता है?
आनंद पटवर्धन कह रहे हैं जवाब नहीं मिला। आई मीन द आयरनी इज कि सभी को केवल नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, सुनिए। केवल और केवल प्रधानमंत्री बोले। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है दैट इज अ कलेक्टिव मिनिस्ट्री, दैट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबका डेजिग्नेटेड रोल होता है। ये पूरे मसले को एफटीआई का आईएनबी मिनिस्टर देख रही है। क्या आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक बार भी जवाब नहीं दिया? हर वीक आईएनबी मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इस पर विचार विमर्श होता था। हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। आप आईएनबी मिनिस्टर के हमारे चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। आप केवल हर विषय में प्रधानमंत्री नहीं सुनिए, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को लिखी, बट देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम एनीवन। बट मिनिस्टर उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है और उन्होंने कहा कि उनको उनके सवालों का जवाब मिला कि नहीं मिला। आईएनबी मिनिस्टर कंडक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अनेक जवाब बिल्कुल नहीं मिला। मिनिस्टर करके डेली स्टूडेंट्स को मिले, स्टूडेंट्स को मिले, 4 मीटिंग हुई, समझौता हुआ। आप जैसे लोगों ने समझौता नहीं किया। आप बोलेंगे समझौता मेरे घर पे आएंगे, भार्गव साहब से अभी हम बात करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भार्गव साहब से बात करेंगे। उन्होंने बहुत समय के बाद उनको मौका नहीं मिला है अब तक। भार्गव साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज आप कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से असहिष्णुता के केसेस को टैकल कर रही है वो आपको गलत लग रहा है या काफी नहीं लग रहा है। कल अगर आपके मुताबिक स्थिति सुधर जाए और ये सरकार फिर कोई अवार्ड दे, क्या आप लेंगे? मेरा मूल सवाल है कि क्या इस सरकार से दिक्कत है, इस विचारधारा से दिक्कत है, या फिर जो इंसिडेंट्स हुए हैं स्पेसिफिकली उनसे दिक्कत है? विचारधारा की दिक्कत है और जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी दिक्कत है। इन दो चीजों की दिक्कत है। तो भार्गव साहब, अगर एक अलग विचारधारा सामने आ रही है तो क्या उस विचारधारा को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए। यही तो मैंने कहा कि विचारधारा का प्रश्न है। अगर विचारधारा बदल जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो आनंद पटवर्धन जी, फिर ये भी एक असहिष्णुता का रूप है कि जो विचारधारा आपको पसंद नहीं आ रही है वो अब सामने आ रही है, तो इसलिए आप रिवोल्ट कर रहे हैं। नहीं, रिवोल्ट मैं किस चीज का कर रहा हूं? अगर देखिए, हमारे देश में की दिशा अगर बदल जाती है, हम सेक्युलरिज्म के से हट कर दूसरी जगह जा रहे हैं, हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो आम जनता है वो नाराजगी अपनी दिखाएगी ना। उस नाराजगी को मैं इतिहास में बात करूं आनंद जी? नहीं, इतिहास में आप मत जाइए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। आरसी मजूमदार से लेकर सीताराम गोयल हर तरह की पुस्तकें हटा दी क्योंकि आपके विचार को मैच नहीं करती थी। आपने इतिहास को नया रूप दिया, डॉक्टर किया उसको। आप इतिहास की बात करते हैं आप? नहीं, एक मिनट। ये मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मेरा समय समाप्त हो गया है। ये एक ऐसी चर्चा है तो जो चलती ही जा सकती है। भार्गव जी से लेकिन आप नहीं, अब समय बिल्कुल नहीं है संबित सवाल पूछने का। यहाँ पर हम सम अप करेंगे और आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ निकल कर आई है कि ये विचारधाराओं का संघर्ष है और ये संघर्ष चलते रहेगा। इसमें दोनों पक्ष को चाहिए कि वो एक दूसरे की बात कम से कम खुले दिमाग से सुनने की कोशिश तो करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के आवाज अड्डा में। नमस्कार।